माय डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना एक लेक्चर डाला था और उसमें हमने आपको बताया था जनरल कैरेक्टर ऑफ द एल्गी। पूरी एल्गी क्या क्या कैरेक्टर होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि फला इंडिविजुअल एल्गी है। एल्गी मतलब होता है शैवाल, और शैवाल का मतलब होता है काई। हम देखते हैं नल के आसपास काई जम जाती है, जमीन में पनप जाती है, या तालाब में देखते हैं पूरा तालाब का पानी हरा हरा दिखाई देने लगता है, ब्लू इज ग्रीन दिखाई देने लगता है। तो किस कारण दिखता है? क्योंकि काई पाई जाती है। तो आज जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं वो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? काई। और जो शैवाल है या एल्गी है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है जिस क्लास को हम कहते हैं chlorophyci. So my dear students, today we will learn here about the general characters of the class chlorophyci. आज हम chlorophyci के मेन कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो पहला कैरेक्टर इसका क्या होगा? These are green algae, यानी कि इस ग्रुप में, इस क्लास में जितनी भी एल्गी आएगी उन सभी एल्गी को हम किस नाम से जानेंगे? ग्रीन एल्गी। यदि हमको कोई दिखाता है एल्गी और वो ग्रीन कलर की है तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ये एल्गी क्लोरोफाइसी को बिलोंग करती है। पहले मैं ये चाहूँगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आपको पढ़ाएं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे फिगर बनाऊंगी तो ये फिगर हो सकता है गंदे हो जाएं। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके दूसरे पॉइंट की ओर अगर हम देखते हैं तो दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय 425 जेनरा एंड 6500 स्पीशीज। मतलब कि इतना ज़्यादा लंबा ये क्लास है, इतने ढेर सारे जनरा, 425 जनरा इस क्लास के अंतर्गत आते हैं और 6500 के आसपास पूरी दुनिया में हमको इस क्लास की एल्गी दिखाई देती है। अगर हम इसके हैबिटेट को जानना चाहें, हैबिटेट का मतलब होता है आवास स्थान। हम कहाँ रहते हैं, हमारा आवास कहाँ है, उसे हम अपनी बॉटनी की भाषा में, अपनी विज्ञान की भाषा में हैबिटेट कहते हैं। तो यहाँ देखिए, these algae may be found in aquatic, terrestrial and unusual habitats. यानी मेरा कहना है कि on the basis of the habitat, the chlorophycian algae may be found in aquatic condition, in terrestrial condition, as well as कहाँ पाई जाएगी? अनयूजुअल हैबिटेट में पाई जाएगी। तो एक्वेटिक एल्गी हम किसे कहेंगे? एक्वेटिक एल्गी हम उसे कहते हैं जो पानी में पाई जाती है। हाँ, क्लोरोफाइसिन एल्गी को अगर हम देखें तो 90% जो जेनरा होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी हमारे तालाब में, हमारे झील में, हमारी नदियों में पाए जाते हैं, हमारे टेम्परेरी और परमानेंट वाटर रिजर्वायर में पाए जाते हैं। और 10% केवल थोड़े से ग्रीन एल्गा हमको समुद्र के वाटर में भी दिखाई देते हैं। यानी कि एक्वेटिक नेचर में जो होते हैं ग्रीन एल्गा वो ज़्यादातर हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं और बहुत कम संख्या में हमें समुद्र के पानी में दिखते हैं। इसी तरह ये एल्गी हमको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी दिखाई देती है। टेरेस्ट्रियल कंडीशन मीन्स हुआ कि लैंड पर भी हमको दिखाई देती है। और जब लैंड पे दिखाई देती है तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक जनरा बना रखा है यहाँ। ये जनरा है वाउचेरिया। जहाँ कहीं भी जैसे नल के आसपास या जहाँ कहीं जमीन में नमी होती है वहाँ पर जब एल्गी ग्रो कर जाती है तो ऐसी एल्गी को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो ये वाउचेरिया इसका एग्जाम्पल है। देखिए इसमें राइजोइड जैसा यहाँ पर एंचोरिंग बॉडी या जमीन को पकड़ने के लिए यहाँ राइजोइड का डेवलपमेंट हो जाता है और ये इसका थैलस हॉरिजेंटली जमीन में ग्रो करता है और जितनी दूर में मॉइस्चर फैला होता है पूरे एरिया को ये कवर कर लेता है। इसी प्रकार अनयूजुअल हैबिटेट को अगर हम देखेंगे तो ये हमें कई कंडीशन में दिखाई देता है।
इपीफिटिक कंडीशन, इपीजोइक कंडीशन, इंडोफिटिक कंडीशन, पैरासिटिक कंडीशन, क्रायोफिटिक कंडीशन, ऐसे हमें विभिन्न अनयूजुअल हैबिटेट की एल्गी दिखाई देती है। इसे समझाने के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये एपिफिटिक एल्गी, ईपी मतलब क्या होगा, ईपी मतलब ऊपर, और फिटिक मीन्स फाइटोन, यानी ये रिलेशन दो इंडिविजुअल के बीच में है। यहाँ हम मान लेते हैं ये एल्गा है, ये एल्गी है, और ये पानी में तैरता हुआ कोई दूसरा पौधा है। अब अगर ये एल्गी आती है और इससे ऐसे अटैच होके पानी में ऐसे तैरती रहती है, तो इसको तो लाभ हुआ, इसको शेल्टर मिल गया, इसको एक आधार मिल गया, जिससे अपने आप को इसने अटैच करके अपना एग्जिस्टेंस बना लिया। और इसके अटैच होने से इस वाले प्लांट को ना तो कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी, यानी इस रिलेशन से केवल एक इंडिविजुअल लाभान्वित होता है और दूसरे को न लाभ और न हानि होती है, क्योंकि ये दोनों पानी में है तो इसका भार इसके ऊपर नहीं होगा। भार तो ये हम जानते हैं, आर्किमिडीज ने कहा था कि कोई वस्तु पानी में तभी तैरती है जब अपने भार के बराबर जल को हटा लेती है, तो ये फिलामेंट भी अपने भार के बराबर जल को हटा देगा और ये अपने भार को अपने आप हटाएगा, तो इसका भार इसके ऊपर नहीं है, केवल इसने सपोर्ट लिया है। तो इस प्रकार हम ऐसी एल्गी को कहते हैं इपीफिटिक एल्गी, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उइडोगोनियम। इसे हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कोई ये जंगल, ये कोई एक्वाटिक पौधे की ट्विग है। ट्विग मीन्स कि उसका छोटा सा टुकड़ा दिखाना चाह रही हूँ। ये स्टेम है और इस स्टेम पे देखिए इस तरीके से इसकी सरफेस पे फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में ये हमको इडोगोनियम चिपका हुआ दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इपीफिटिक कंडीशन, एंड एग्जाम्पल इज द इडोगोनियम। दूसरा अनयूजुअल हैबिटेट अगर हम ढूंढें क्लोरोफाइसिन एल्गी का, तो हमको मिलता है इपीजोइक कंडीशन। अब देखिए एक पौधा और एक एनिमल, जब एनिमल और पौधे के बीच में एसोसिएशन हो गया, एक रिलेशन बन गया, तो इसे हम कहते हैं इपीजोइक। अब इपी मतलब ऊपर और जोइक मतलब जोवन। जोवन मीन्स होता है एनिमल। मान लिया कि ये एक एनिमल है और एनिमल में हम जैसे टॉर्टॉइज ले लेते हैं, या एग्जाम्पल के लिए स्नेल है या यूनियो है, या हिंदी में अगर हम कहेंगे तो कछुआ या घोंघा या सीप, जो कुछ भी पानी में पाया जाता है, उसके ऊपर एक कवच होती है जो बहुत ही सॉलिड होती है। उसके कवच पर काई जम जाती है, तो ऐसी काई, ऐसी एल्गी जो टॉर्टॉइज के, कछुए के कवच के ऊपर ग्रो कर गई, ऐसी एल्गी को हम कहते हैं इपीजोइक एल्गी, और इसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। अब अगली एल्गी हम देखें तो क्लोरेला। जब प्लांट की बॉडी किसी दूसरे प्लांट की बॉडी के अंदर सिम्बियोटिक स्टेज में एल्गा ग्रो कर रहा है, तो ऐसे एल्गा को हम कहते हैं इंडोफिटिक एल्गा। हम जानते हैं कि एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, क्योंकि इनमें पिगमेंट पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो खाना स्वयं बनाती हैं, भोजन स्वयं बनाती हैं। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में हम जानते हैं एक एल्गा ऐसा भी होता है जिसे हम पैरासिटिक एल्गा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिफेलोरॉस, और यह सिफेलोरॉस रेड रस्ट डिजीज टी प्लांट पर क्रिएट कर देता है। जो टी का पौधा होता है, यानी चाय पत्ती, जो हम चाय पीते हैं, चाय पत्ती का पौधा, तो उसकी पत्तियों पर रेड रस्ट नाम की डिजीज को डेवलप कर देता है। तो ये अक्सर बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी एल्गी है जो पैरासिटिक है, क्योंकि दुनिया की सारी एल्गी कैसी हैं, ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन ये सिफेलोरॉस कैसी एल्गी का एग्जाम्पल है, पैरासिटिक है, जो चाय के पौधे पर रेड रस्ट डिजीज कॉज कर देता है। इसी प्रकार अगली एल्गी हम देखते हैं क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, येलो स्टोवेंसिस, और दूसरा एग्जाम्पल है हिमेटोकोकस नाइवेलिस। ये
एल्गी ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ बर्फ जमी रहती है। जैसे अगर हम पूरे इस दुनिया को देखें, अपनी धरती को देखें, तो हम देखते हैं कि ये अगर मान लीजिए हमारा पूरा धरती अगर देख रहे हैं हम, तो बीच का पार्ट इक्वेटर है और इधर आर्कटिक, इधर अंटार्कटिका है। यानी दोनों पोलर रीजन में बर्फ जमी रहती है, फ्रिजिड जोन होता है। और इन बर्फ के ऊपर जो एल्गी यहाँ ग्रो कर जाती है, या जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन के ऊपरी सरफेस पर जहाँ कोई प्लांट नहीं पाया जाता, बर्फ जमी रहती है, बर्फ के ऊपर जब एल्गी ग्रो कर जाती है तो ऐसी एल्गी को हम कहते हैं क्रायोफिटिक एल्गी। और इसका एग्जाम्पल हिमेटोकोकस निवेलस है। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोवेंसिस। अब हम यहाँ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो क्लोरोफाइसियन एल्गी है ये यूकैरियोटिक होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल हैं, उनकी बॉडी दो ही प्रकार की सेल से बनी हुई होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, क्योंकि उनका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है। लेकिन और जितने ग्रुप के पेड़ पौधे, एनिमल्स, इन सभी का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। और ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाए, सारे ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ऐसे प्लांट सेल को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कहेंगे। अगला पॉइंट है कि द थैलस, पिछले टर्म में मैंने बताया था कि ऐसी लाइफ, ऐसा जीवन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें लाइफ हो और जो रूट, स्टेम और लीफ में बटा हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लांट। लेकिन ऐसा प्लांट जो रूट, स्टेम और लीफ में न बटा हो, यहाँ हम किसी भी पौधे को देखकर नहीं कह सकते हैं कि ये रूट, स्टेम और लीफ में बटा है। तो ये सभी पौधों का जो थैलस है, ये सभी पौधों का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं थैलस। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि थैलस जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। यहाँ हम देखें यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हमारे पास क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है। क्लेमाइडोमोनास कैसा? यूनिसेलुलर and motile. It can swim on the surface of the water with the help of flagella, क्योंकि इसके पास दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, और इस फ्लैजिला की मदद से ये क्लेमाइडोमोनास पानी की सरफेस पर तैरता है। तो ये यूनिसेलुलर है और फ्लैजिलेटेड है। यहाँ दूसरा इंडिविजुअल क्लोरेला है। क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है लेकिन ये नॉन मोटाइल है, इसके पास फ्लैजिला नहीं है, यानी क्लेमाइडोमोनास मोटाइल है, चल सकता है, और ये नॉन मोटाइल है। तो ये तो दो फॉर्म हमने आपको बताई, यूनिसेलुलर, क्लोरोफाइसियन एल्गी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई एग्जाम्पल दीजिए क्लोरोफाइसियन एल्गी का जो यूनिसेलुलर हो। तो आपके पास दो एग्जाम्पल है, एक मोटाइल फॉर्म में क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल फॉर्म में क्लोरेला है। अब अगर हम मल्टी सेलुलर फॉर्म को देखते हैं तो मल्टी सेलुलर फॉर्म में हमें कॉलोनियल फॉर्म में अलगा दिखाई देता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको वॉलवॉक्स के रूप में दिखता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को सीनोबियम कहते हैं और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीनोबियम? तो ये याद कर लीजिए, ऐसी एल्गल कॉलोनी जिसमें इंडिविजुअल सेल्स की संख्या सुनिश्चित हो। अगर कोई स्पीसीज है और मान लीजिए इसमें 1000 सेल पाई जा रही हैं, तो कहीं भी दुनिया में ये पाई जाएगी तो उसमें कोशिकाओं की संख्या, सेल्स की संख्या 1000 ही होगी। यानी इंडिविजुअल सेल्स की संख्या जब सुनिश्चित होती है कॉलोनी में, तो ऐसी कॉलोनी को हम सीनोबियम कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा मल्टी सेलुलर फॉर्म किस रूप में? कॉलोनियल फॉर्म में। अब दूसरा फॉर्म हम देखते हैं फिलामेंटस फॉर्म में।
तो देखिए स्पाइरोगायरा है, फिलामेंटस है और अनब्रांच्ड है, यानी अगल बगल लेटरल ब्रांचेज इसमें नहीं दिख रही हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैगनिमा का हमको दिखता है, यहाँ भी हमको लेटरल ब्रांचिंग नहीं दिख रही है। तीसरा एग्जाम्पल हमको यहाँ ओइडोगोनियम का मिलता है और इसमें भी अगल बगल लेटरल ब्रांचिंग नहीं है। तो ये कैसे फॉर्म है, ये फिलामेंटस है और अनब्रांच्ड है। यहाँ हम देखते हैं ये कारा है और कारा में मेन एक्सिस ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखता है और ये नोड और इंटरनोड में बटा हुआ दिखता है और हर नोडल पोर्शन से हमको इसके लेटरल ब्रांचेस दिखाई देती हैं। तो ये फॉर्म कैसा हो जाएगा, फिलामेंटस ब्रांच्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से कोलियोकीट, ये भी इपीफिटिक एल्गी है। इपीफिटिक एल्गी का एग्जाम्पल है क्योंकि ये भी दूसरे पौधे पे ऐसे काई के रूप में स्टेम पर ऐसे जमा रहता है और जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें इतना खूबसूरत ये दिखाई देता है। कोलियोकीट, इसमें हमें दो सिस्टम दिखते हैं। ऐसा पार्ट इसकी बॉडी का जो हॉरिजेंटली ग्रो करता है उसे हम कहते हैं प्रोस्टेट सिस्टम, और जो पार्ट इसका ऊपर की ओर सीधा वर्टिकली ग्रो करता है उसे हम कहते हैं इरेक्ट सिस्टम। और इस प्रकार का जब दो प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है तो हम कहते हैं हेटेरोट्राइकस कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्राइकस कंडीशन। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है हेटेरोट्राइकस कंडीशन क्या है, तो आपको बताना होगा कि कोई भी एल्गा जब दो तरह की ब्रांच दिखाता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट, तो इसे कहते हैं हेटेरोट्राइकस कंडीशन। अब हम यहाँ देखते हैं ये साइफनस कंडीशन है। यहाँ देखिए कहीं भी कोई ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पूरा का पूरा लिक्विड यहाँ से वहाँ इसका प्रोटोप्लाज्म मूव कर सकता है। सिनोसिटिक कंडीशन होता है, बहुत से न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल वाउचेरिया है। यहाँ ये साइफोन लाइक है, इसीलिए इस कंडीशन को, इस थैलस के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं साइफनस फॉर्म ऑफ द एल्गी। अगला फॉर्म हम देखते हैं पेरेन्काइमेटस के रूप में। जैसे हर प्लांट में पेरेन्काइमेटस टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, इस एल्गा में भी जो सेल्स डेवलप होती हैं वो हमें पेरेन्काइमा का लुक देने लगती हैं और ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं पेरेन्काइमेटस फॉर्म। अल्वा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और ये मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, ये हमें नेकेड आईज से दिखाई देती है। इसे देखने के लिए, जैसे इसे देखने के लिए इसे इन सब के इंटरनल स्ट्रक्चर और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन इसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं विदाउट द माइक्रोस्कोप। अब अगले पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें कि इन एल्गी को हम ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि इन्हें ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो ग्रीन एल्गी क्यों है ये, इसका मुख्य कारण क्या है, द मेन पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी इनमें क्लोरोफिल ए और बी डोमिनेंट कलर है, डोमिनेंट पिगमेंट है। ये दोनों ही मिलकर इस एल्गा को ग्रीन कलर देते हैं और इसीलिए ये एल्गी ग्रीन एल्गी कहलाती है। इस क्लोरोफिल ए और बी के साथ साथ इसमें और भी पिगमेंट पाए जाते हैं जो एसेसरी पिगमेंट के रूप में हैं, जैसे अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स। अगले पॉइंट को यदि हम देखें तो दे हैव डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसा कप शेप, यूं ऊपर की ओर कप शेप में पाया जा रहा है। अगर यहाँ हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो ये रिबन लाइक हमको स्पाइरल फॉर्म में दिखाई देता है। जिग्निमा के केस में देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट हमको स्टार की तरह दिखाई देता है, इसे स्टिलेट टाइप कहते हैं। ओइडोगोनियम में जब देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट जालिकावत दिखाई देता है, जाली की तरह दिखाई देता है। अगर हम इस कोलियोकीट में देखें तो यहाँ पे ये डिस्क्वायर्ड फॉर्म में हमको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। इसी तरह इस कोलियोकीट की दूसरी वैरायटी अगर हम प्रोस्टेट फॉर्म को देखें
तो यहाँ अगर हम ये सेल बनाते हैं, यहाँ क्लोरोप्लास्ट लैमिनेट टाइप का पाया जाता है। जैसे आप अपनी मार्कशीट पे लैमिनेशन कराते हैं, ठीक उसी तरह इसके भी बाहरी पेरिफेरल पोर्शन पर सेल में लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट है, इनका जो प्लास्टिड है, उसका शेप अलग अलग है। किसी में स्टार है, किसी में लैमिनेट टाइप का है, किसी में डिस्क्वायर्ड फॉर्म में है, किसी में रेटिकुलेट टाइप का है, किसी में हम देखते हैं स्पाइरल फॉर्म में है, और कहीं हम देखते हैं कप शेप का दिखाई देता है। अगले पॉइंट की ओर अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि इसकी जो सेल वॉल होती है, हम जानते हैं कि जितनी भी प्लांट की कोशिकाएं होती हैं, एनिमल से हम प्लांट को एक बहुत बाहरी जो आवरण इनका होता है, सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये क्लेमाइडोमोनास की ये जो बाहरी वॉल है, इसे हम सेल वॉल कहेंगे। ये जितने भी इंडिविजुअल यहाँ मैंने बनाए हैं, इन सब की बाहरी वॉल जो होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। और इनका ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोजिक होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। और कैसा पॉलीसैकेराइड? दैट इज द सेलुलोज। लेकिन वाउच एरिया का अगर हम ये सेल वॉल स्टडी करें, ये सेल वॉल अगर बनाएं और इसकी स्टडी करें, तो ये सेलुलोजिक नहीं होता है। ये मैनान और जाइलैन, ये दो पॉलीसैकेराइड का बना होता है, मैनान और जाइलैन। इस प्रकार इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इसी तरह कारा के केस में हम अगर देखें तो यहाँ सेल वॉल में हमको कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन भी दिखाई देता है। अगले पॉइंट की अगर हम ध्यान दें तो अगला पॉइंट हमारा कहता है कि द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। ये एल्गी यानी क्लोरोफाइसियन एल्गी ये ग्रीन कलर की है, इसके पास पिगमेंट है जिस कारण ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है। और जब फोटोसिंथेसिस ये करेगी तो जिस भोजन का निर्माण होगा उसका स्वरूप क्या होगा? वो होगा पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा। यानी द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ क्लोरोफाइसियन एल्गी इज द स्टार्च। सेल वॉल में आपको बता चुकी कि इनका सेल वॉल सेलुलोजिक होता है। अगला पॉइंट है क्लोरोफाइसियन एल्गी का, वो है फ्लैजिलेशन इज वेरी कॉमन। हम जानते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिससे एल्गी मूव करती है वाटर की सरफेस पर। अब ये फ्लैजिलेशन को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि फ्लैजिलेशन इज वेरी कॉमन। और फ्लैजिला की जो संख्या है ये ऐसा भी हो सकता है कि 2 फ्लैजिला, या किसी में हम देखते हैं 4 फ्लैजिला डेवलप हो गया, या जैसे ओइडोगोनियम के केस में हम देखते हैं क्राउन ऑफ फ्लैजिला, एंटीरियर साइड से थोड़ा सा नीचे क्राउन ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है। तो इनकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल में हम देखते हैं फ्लैजिलेशन बहुत कॉमन है, जो लगभग सभी स्पीसीज में हमको दिखाई देता है। कुछ स्पीसीज को छोड़कर ज़्यादातर स्पीसीज में हमको फ्लैजिलेशन दिखाई देता है। अब इसके हम इस पॉइंट पर आते हैं जो पॉइंट हमें बताता है कि रिप्रोडक्शन इनमें 3 प्रकार का होता है। हम जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट हो, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और क्लोरोफाइसियन एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है और सेल डिवीजन के द्वारा होता है। तो फ्रैगमेंटेशन पिछले लेक्चर में जब मैंने जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी पढ़ाया था, आप मेरे उस वीडियो को फिर से देखिएगा तो ये रिप्रोडक्शन मैंने उसमें बहुत ब्रीफ करके बताया है, बहुत एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने। तो इन तीनों पॉइंट को आप उसमें देख सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन होते समय फिलामेंट कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड इसका फ्रैगमेंट कहलाता है। प्रत्येक फ्रैगमेंट एक पूरे फिलामेंट को बनाने में सक्षम होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इनमें स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लानोस्पोर बनाता है, और हाईली एडवर्स कंडीशन जब हो जाता है तो इनमें हिप्नोस्पोर बनता है। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम oogoonium कहते हैं। एंथेरिडियम में डेवलपमेंट होता है मेल गैमीट का, जिसे हम एंथ्रोजोइड कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवम का डेवलपमेंट होता है। जब मेल और फीमेल गैमीट बिल्कुल एक बराबर साइज के हों, यहाँ हम बताना चाहेंगे मेल और फीमेल गैमीट जब बिल्कुल बराबर साइज के हों, हम जान ना पाए कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, ऐसे दो समान गैमीट मेल और फीमेल जब मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं तो हम ऐसा फ्यूजन आइसोगैमी कहलाता है। सच टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड आइसोगैमी, इसे हम आइसोगैमी कहेंगे। लेकिन अगर मेल छोटा साइज का हो और फीमेल की साइज बड़ी हो, यानी मेल की साइज छोटी हो और फीमेल की साइज बड़ी हो, जब ऐसे दो गैमीट आपस में मिलते हैं, इनका फ्यूजन होता है, तो इसे हम कहते हैं एन आइसोगैमी, इसे हम एन आइसोगैमी कहते हैं। और इनके भी मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसे हम जाइगोट कहते हैं। और जब मेल तो मोटाइल हो लेकिन फीमेल नॉन मोटाइल हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार के फ्लैजेला का फॉर्मेशन ना हो, मेल फीमेल के पास आए, फीमेल गैमेट कभी भी मेल गैमेट के पास नहीं जाती। अब इस स्थिति में ये मेल गैमेट है और ये अटैच होता है ओवम से आकर, और दोनों की टचिंग वॉल यहाँ डिसॉल्व हो जाती है, और इसका जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है न्यूक्लियस सहित वो इसमें आ जाता है, और फीमेल के ओवम के न्यूक्लियस से मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ ये इस फिगर में हम देख रहे हैं आइसोगैमी, यहाँ देख रहे हैं एनाइसोगैमी, और इस प्रकार का जब फ्यूजन होता है तो इसे हम oogoamy कहते हैं। और ये डिप्लॉइड फेज है, जाइगोट डिप्लॉइड फेज है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे पुनः जो इसकी लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड फेज में आ जाती है। एल्गी के केस में या प्लांट के केस में हैप्लॉइड फेज को हम गैमेटोफाइट कहते हैं और डिप्लॉइड फेज को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। अधिकतर जो क्लोरोफाइसियन एल्गी हमारी होती है उनमें जो हैप्लॉइड फेज है, गैमेटोफिटिक फेज है, वो डोमिनेटेड है ओवर द स्पोरोफिटिक फेज। तो इस तरह आज आपने जाना द जनरल कैरेक्टर ऑफ द क्लोरोफाइसी। अब अगले दिन आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको टाइप स्टडी कराऊंगी, क्लोरोफाइसियन एल्गी अलग अलग जनरा, उनकी लाइफ साइकिल बताऊंगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया ये अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए चैप्टर्स और विभिन्न बायोलॉजी के टॉपिक पर मैं भविष्य में जेनेटिक्स, मार्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, विभिन्न चैप्टर्स पर आपके लिए वीडियोस तैयार करती रहूँगी। और आपके अध्ययन में मेरा भी अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कंपटीशन में अगर पास होंगे और मेरे वीडियोस उसमें आपकी सहायता करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। और अब पुनः हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।